क्योंकि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए वह यूरोपीय लोगों को थोड़ा अधिक आत्मनिर्भर बनने की धमकी देता है। लेकिन अगर वास्तव में यूरोप ने अपनी सैन्य क्षमता स्थापित कर ली तो यूरोप को अमेरिका की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे समय में अमेरिका के पास यूरोप को नियंत्रित करने के साधन सीमित हो जाएंगे। अमेरिका के लिए इस संतुलन को साधना बहुत मुश्किल है। यूरोप और अमेरिका वास्तव में दोनों के अपने अपने छोटे स्वार्थ हैं। दोनों ही यूक्रेन संकट का सहारा लेकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं और पूरे यूरोपीय क्षेत्र में अपनी नियंत्रण क्षमता को मजबूत करना चाहते हैं। एक ही सहायता प्राप्तकर्ता का सामना करते हुए लेकिन अलग अलग सैन्य योजनाएं पेश करते हुए यूक्रेन को सहायता देने के मुद्दे पर यूरोप और अमेरिका के बीच मतभेद न केवल स्थिति के आकलन में अंतर है, रूस के प्रति दृष्टिकोण में अंतर है, बल्कि यह भविष्य में यूरोपीय मामलों में नेतृत्व के लिए एक छुपी हुई प्रतिस्पर्धा भी है। तो जब यूरोप की आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में अमेरिका इसे रोकने के लिए क्या तैयारी कर रहा है? आज जब भू राजनीति दिन ब दिन जटिल होती जा रही है, तो ऐसे कदमों का क्या प्रभाव पड़ेगा? 12 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष वॉन डेर लेयन को एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि 1 अगस्त से सभी यूरोपीय संघ से अमेरिका आने वाले सामानों पर 30% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। अपने बयान में ट्रंप ने आरोप लगाया कि यूरोपीय संघ लंबे समय से अनुचित व्यापार नीतियां लागू कर रहा है, जिससे अमेरिका को भारी व्यापार घाटा उठाना पड़ रहा है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि यदि यूरोपीय संघ ने प्रतिशोधी कदम उठाए तो शुल्क दरें और भी बढ़ाई जा सकती हैं। इस बयान के जारी होने के सिर्फ 2 दिन बाद ट्रंप ने यूरोप से ही आए ल्यूक दूत के सामने वह योजना सार्वजनिक की, जिसमें कहा गया कि यूरोप को पैसे देने होंगे, तभी यूक्रेन को फिर से हथियार बंद करने की योजना अमल में लाई जा सकेगी। एक तरफ व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में टैरिफ का निशाना साधा गया, तो दूसरी ओर सुरक्षा के क्षेत्र में ऊपर से दबाव डाला गया। हालांकि ये दोनों बातें देखने में असंबंधित लगती हैं, लेकिन लक्ष्यों का मेल और समय की यह संयोग किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि ऐसी ही कहानी 1 महीने पहले भी घट चुकी है। 24 से 25 जून को नाटो शिखर सम्मेलन नीदरलैंड के हेग में आयोजित हुआ, और इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी सैन्य खर्च में बढ़ोतरी। सम्मेलन के बाद जारी किए गए घोषणा पत्र के अनुसार नाटो सदस्य देशों के नेताओं ने भविष्य के सैन्य खर्च के लक्ष्य पर सहमति जताई और फैसला किया कि 2035 से पहले वार्षिक रक्षा खर्च को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाया जाएगा। हालांकि अमेरिका द्वारा जोर दिए गए इस बढ़ोतरी समझौते का स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने विरोध किया। हाँ, मैं विरोध करता हूँ। अगर हमने जो प्रस्ताव रखा गया था उसे स्वीकार कर लिया होता, तो स्पेन को अब से लेकर 2035 तक 3 लाख करोड़ यूरो से भी अधिक खर्च करने पड़ते। ये संसाधन कहाँ से आते? क्या ये अतिरिक्त कर नागरिकों पर लगाए जाते, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन व्यवस्था में कटौती की जाती? ये स्पेन के लिए एक पूरी तरह से गलत फैसला होता। स्पेन की चुनौती का सामना करते हुए ट्रंप, जो 2025 तक अपने सहयोगियों से सख्त बातें कहने के आदी हो चुके हैं, ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बहुत बुरा है जो उन्होंने अब किया है। मुझे लगता है कि वे ही एकमात्र देश हैं जो पूरी रकम नहीं चुका रहे, इसलिए हम इसकी भरपाई करेंगे। आप जानते हैं, जब स्पेन के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करेंगे तो क्या करना है, हम उनसे 2 गुना वसूलेंगे। हम स्पेन को, और आप जानते हैं वे थोड़ा सा फ्री राइड चाहते हैं, लेकिन उन्हें व्यापार में हमें उसकी भरपाई करनी होगी, क्योंकि मैं ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगा। और उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि सैन्य खर्च के बंटवारे को लेकर हुआ यह विवाद अचानक ही अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार युद्ध की चिंगारी बन जाएगा। AFI समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सरकार ने तुरंत ब्रुसेल्स के साथ एक नए समझौते पर बातचीत शुरू कर दी, जिसमें कुछ यूरोपीय उत्पादों पर शुल्क लगाने की बात की गई है, और इसका खासा असर पड़ सकता है, खासकर स्पेन पर। अमेरिकियों ने हमेशा से ही टैरिफ को केवल एक आर्थिक साधन नहीं, बल्कि एक सुरक्षा साधन के रूप में देखा है। हाल ही में कुछ अमेरिकी विद्वानों ने लेख लिखकर खुलेआम कहा है कि टैरिफ हमेशा से ही हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समायोजित करने का एक तरीका रहा है, और यह हमारे शस्त्रागार का एक हिस्सा है। जरूरत पड़ने पर इस हथियार को शस्त्रागार से बाहर निकालना अमेरिका की बुनियादी रणनीति बन गई है, और हाल के वर्षों में वॉशिंगटन ने व्यापार टैरिफ को सुरक्षा और रक्षा के मुद्दों के साथ जोड़ने का तरीका और भी अधिक बार अपनाया है।
2018 के अप्रैल में ट्रंप प्रशासन द्वारा व्यापार वार्ता शुरू करने वाले पहले देशों में से एक के रूप में दक्षिण कोरिया को एक समय 25% समकक्ष टैरिफ के गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा था। और इस अमेरिका दक्षिण कोरिया टैरिफ संघर्ष में रक्षा खर्च का बंटवारा भी वार्ता के एजेंडे में शामिल किया गया था। टैक्स वसूला जा रहा था, किराया लिया जा रहा था, सैन्य धमकी से कोरियाई पक्ष को झुकने पर मजबूर किया जा रहा था। वहीं दक्षिण कोरिया के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाकर सुरक्षा शुल्क बढ़ाई जा रही थी। अब जब सुरक्षा और रक्षा के मुद्दों पर अपने से असहमत यूरोपीय सहयोगियों के साथ लगातार विवाद हो रहा है, तो यह रणनीति एक बार फिर सामने आई है और वास्तव में इसने यूरोप को काफी असहज स्थिति में डाल दिया है। अमेरिका के आक्रामक रुख का सामना करते हुए भले ही यूरोपीय संघ ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई का बटन दबाने में काफी देर कर दी। पहले दौर की जवाबी कार्रवाई, जो मूल रूप से 15 जुलाई को लागू होनी थी, यह कदम जबरन 6 अगस्त तक टाल दिया गया और यूरोपीय संघ बार बार पीछे हटता रहा। दरअसल इसके पीछे कुछ मजबूरी है। अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक संधि के तहत दी जाने वाली सुरक्षा गारंटी को नजरअंदाज कर दिया है और यह यूरोपीय संघ के विचारों को प्रभावित करता है। अगर यूरोपीय संघ व्यापार पर अमेरिका पर बहुत ज्यादा दबाव डाले तो क्या अमेरिका कहेगा अच्छा तो फिर नाटो को फंड नहीं देंगे, या फिर कहेगा कि अब यूरोप को सुरक्षा गारंटी नहीं देंगे। यह समस्या कई अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनी है और यूरोपीय संघ के लिए इसे हल करना बेहद मुश्किल है। ट्रंप प्रशासन जानता है कि सुरक्षा में यूरोपीय संघ पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है। यूरोपीय संघ कमजोर है, इसलिए वह हमेशा सतर्क रहता है और अमेरिका को नाराज करने से बचता है। नाटो शिखर सम्मेलन ने ट्रंप को और साहसी बनाया, खासकर जब नाटो महासचिव ने उन्हें पापा जैसे शब्दों से संबोधित किया। इससे अमेरिका के पास अधिक सौदेबाजी की ताकत आई है और यूरोपीय देशों पर उसका प्रभाव बढ़ा है। असल में वह यूरोप पर भी इसी तरह का क्रॉस प्रेशर डाल सकते हैं ताकि आखिरकार यूरोप को व्यापार और रक्षा दोनों मुद्दों पर समझौता करने के लिए मजबूर किया जा सके। अगर यूरोप सुरक्षा के मुद्दे पर अमेरिका के रुख के अनुसार और अधिक रियायतें नहीं देता तो ट्रंप निश्चित रूप से टैरिफ के मुद्दे पर यूरोप पर और भी ज्यादा दबाव डालेंगे। अमेरिका टैरिफ का इस्तेमाल करके किसी हद तक यूरोप को प्रभावित करता है ताकि वह यूरोप से अन्य क्षेत्रों में रियायतें हासिल कर सके। और रूस भी अमेरिका की इस संयुक्त रणनीति से नहीं बच पाया। 14 जुलाई को ट्रंप ने रूस को दूर से एक तरह का अंतिम अल्टीमेटम दिया कि अगर रूस 50 दिनों के भीतर यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं करता तो अमेरिका रूस पर बहुत सख्त टैरिफ लगाएगा और साथ ही रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भी भारी टैरिफ लगाएगा। यह कदम देखने में तो रूस यूक्रेन शांति समझौते को आगे बढ़ाने के लिए है, लेकिन अनजाने में यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती भी पेश करता है। यह केवल रूस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वर्तमान भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हम देख सकते हैं कि यह अलग अलग स्तरों पर एक साथ चल रही है और कई मोर्चे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा कूटनीतिक दबाव भी डाला जा रहा है, यहाँ तक कि अन्य देशों से भी कहा जा रहा है कि वे अब रूस पर कुछ इस तरह से लागू किया गया है जो उनकी नजर में एक प्रकार की परोक्ष सहायता है। सिद्धांत रूप में दुनिया के सभी देश उसके प्रतिबंधों के दायरे में आते हैं। मुझे लगता है कि अब भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शायद इसी तरह बहुआयामी हो गई है। 23 जुलाई को ट्रंप ने तो अपने नजरिए में भू राजनीतिक दबाव के उपकरण के रूप में टैरिफ नीति को पूरी दुनिया पर लागू कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वे दुनिया के अधिकांश अन्य देशों पर 15% से 50% तक का साधारण टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका की नजर में टैरिफ अब धीरे धीरे केवल आर्थिक कार्य से अलग होकर एक ऐसा मिश्रित नीति उपकरण बनता जा रहा है जिसमें राजनीतिक छंटाई की भी क्षमता है और अपने उद्देश्यों के अनुसार अन्य देशों पर कठोर आज्ञाकारिता की परीक्षा ली जाती है। और 100 वर्षों में पहली बार आई इतनी बड़ी बदलाव की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी एक जटिल और गहराई से जुड़ी हुई विशाल टेपेस्ट्री की तरह बन गया है, जिसमें हर एक सूक्ष्म बिंदु, हर एक धागे की हल्की सी भी हलचल एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म दे सकती है जिसे पहले से अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। रूस यूक्रेन युद्ध की बारूद की गंध, वार्ता की मेज पर तीखी बहसें और टैरिफ के हथियार के रूप में इस्तेमाल होने वाले छुपे हुए वार, ये सभी दिखने में भले ही एक दूसरे से अलग अलग बड़े घटनाक्रम लगे, लेकिन वास्तव में ये आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं
एक दूसरे में उलझे हुए हैं और मिलकर एक ऐसा वैश्विक भू राजनीतिक मानचित्र तैयार करते हैं जो अनिश्चितताओं और चुनौतियों से भरा हुआ है। 3 साल से अधिक समय से चली आ रही रूस यूक्रेन टकराव अब एक बहुआयामी भू राजनीतिक संकट में बदल चुकी है। ये सभी विरोधाभास आपस में उलझकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में विभाजन और टकराव की स्थिति को और भी बढ़ा रहे हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय संबंध और भी जटिल और संवेदनशील हो गए हैं। इस अनिश्चितताओं से भरे युग में हमें शांति और स्थिरता के महत्व को गहराई से समझना चाहिए, सहयोग और संवाद को मजबूत करना चाहिए, शून्य योग खेल की सोच को त्यागना चाहिए और विवादों का समाधान शांतिपूर्ण वार्ता और कूटनीतिक तरीकों से करना चाहिए। हमें मिलकर एक अधिक शांतिपूर्ण, स्थिर, न्याय संगत और तर्कसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि और अधिक रक्तपात, संघर्ष और मानवीय त्रासदी से बचा जा सके और मानवता के साझा विकास और समृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके।